हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस सी विजय सारडा। मैं आज आपके साथ में लाया हूँ केस स्टडी नंबर 8 इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C। और जैसा कि हमने कहा था कि ये केस स्टडीज़ आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप लोगों ने इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C लिया होगा तो आप लोग ये केस स्टडी खुद भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि किस किस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, कैसे देखना है। कुछ बातें मैं फटाफट रिपीट कर लेता हूँ। पहली चीज़, केस स्टडीज जब भी आप करें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डिटेल्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने के लिए दी होती है। आपको एक्चुअल चैप्टर पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर से हमें ये केस स्टडी आई है। और साथ साथ में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डिटेलिंग्स क्या क्या दी हुई है। कई बार ऐसा हो सकता है कि केस स्टडी से अलावा, मतलब केस स्टडी किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रही हो और आपको जो क्वेश्चन आया हो वो कोई और टॉपिक का आया हो। सो बहुत ध्यान से आपको केस स्टडी सबसे पहले पढ़नी होगी। केस स्टडी पढ़ते वक्त आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक एक डिटेल जो आपको दिया हुआ है, एग्जिबिट्स देखेगा, दैट इज एनेक्स्चर एग्जिबिट्स देखेगा अगर कुछ दिख रहा है तो, और उसके बाद ही प्रॉब्लम्स को हाथ लगाइएगा। एमसीक्यू आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू का डेप्थ कैसा है, क्योंकि जब भी आईसीआई एमसीक्यू पूछेगा बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे। हालांकि ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपको एमटीपी में भी मिल सकती है। ये केस स्टडी वो केस स्टडी है जो हमने आईसीएआई से ली हुई है। सो ये केस स्टडी आपको कैसे सॉल्व करनी है उसको देख लेते हैं। आइए आज की केस स्टडी बात करते हैं, केस स्टडी नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पूरी केस स्टडीज को पढ़ेंगे और आपके पास अगर मेरी बुक होगी इंटरनेशनल टैक्स की तो आप उसके अंदर में ये देख सकते हैं और इस केस स्टडी के थ्रू जा सकते हैं। पेपर 6C की जो केस स्टडी है, ऑलरेडी एक 7 केस स्टडी मैंने अपलोड कर दी है और ये है 8 केस स्टडी, राइट। सो ध्यान से देखते हैं, कम ऑन। केस स्टडी नंबर 8, त्रिकाल सीमेंट्स इज एन इंडियन कंपनी। सो पहली बात यहाँ पे TCL लिखा है, विच इज एन इंडियन कंपनी, right, having its head office as Visakhapatnam, that is in India. The company operates a SEZ unit as well as several DTA units. मतलब कंपनी 10AA का भी बेनिफिट ले रही होगी। ये बात आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि ये DTAA का भी बेनिफिट एट द सेम टाइम क्लेम कर रही होगी, राइट। TCL इज अ फ्लैगशिप कंपनी। फ्लैगशिप कंपनी मतलब मेन ग्रुप है, एंड द ग्रुप हैज फॉरेन सब्सिडरी, मतलब ये कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी भी है। इंडियन तो है ही, ये कंपनी इंडियन है और इसकी फॉरेन सब्सिडरीज भी है। मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि इसके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। डी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। यू आर द CFO विथ CA बैकग्राउंड हैंडलिंग ऑल टैक्सेशन मैटर्स, ठीक है। तो हम लोग को कौन बताया गया है? कंपनी के CA हैं हम लोग और कंपनी के टैक्सेशन मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इज शेड्यूल ऑन 25th of May. द करंट डेट इज 20th of May, मतलब 3 दिन बाकी है बोर्ड मीटिंग को। इन दिस मीटिंग सम इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आर प्रपोज टू बी टेकन। जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ डिस्कशन होने वाले हैं। सम ऑफ देम हैविंग रेपरकशन एसोसिएटेड विद इंडियन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसका इंडियन टैक्सेशन एंड फॉरेन टैक्सेशन पे क्या होने वाला है? इंपैक्ट होने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बता रहे हैं कि TCL क्या करता है। TCL सप्लाई गुड्स टू शाइन लिमिटेड इन श्रीलंका। ओके, तो सबसे पहले TCL शाइन लिमिटेड श्रीलंका में, TCL SL को देता है श्रीलंका में। तो पहला जो हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए, क्या इन दोनों के बीच में वो रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का। अगर ऐसा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। द पेड अप कैपिटल ऑफ SL श्रीलंका इन INR इक्विवेलेंट टू 50 करोड़ रुपीस, ठीक है। द TCL होल्ड इन ट्यून ऑफ 14 करोड़ इन द सेम। अच्छा जी, SL का पेड अप कैपिटल कितना है? 50 करोड़ का है, जिसमें से 14 करोड़ कौन हेल्ड करता है? TCL हेल्ड करता है। क्या लगता है आपको शेयर कैपिटल की डिटेल क्यों दी होगी? ऑब्वियस सी बात है, शेयर कैपिटल की डिटेल आपको इसलिए दी होगी क्योंकि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया 26% का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें वो देखना होगा। तो तुरंत देख लेते हैं क्या 26% का क्राइटेरिया मैच करता है। कैसे देखेंगे? 14 करोड़ का कैपिटल है, ध्यान से सुनना, 14 करोड़ का कैपिटल है आपका, जिस आउट ऑफ 50 करोड़ टू द ट्यून ऑफ 28% होल्डिंग आता है। आप चेक करके देख लीजिए, टू द ट्यून ऑफ कितना आता है? 28% आ जाता है। और हमारे 92A सेक्शन के अंदर में लिखा है कि अगर 26% से ज्यादा की होल्डिंग हो जाती है तो आप दोनों हो जाते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो हियर इन हमें एक क्लू मिल गया कि TCL एंड SL ये दोनों कौन बन गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गए। यहां पे आप लोगों ने लिख के रख देना है, यहां तक का डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है।
TCL supply goods to Grew Solid Limited in Singapore. TCL GSL को भी देता है. The paid up capital of GSL in INR is 80 and TCL hold 18. अगेन चेक करेंगे हम लोग. 18 करोड़ आप होल्डिंग रखते हैं. 18 करोड़ आप होल्डिंग रखते हैं आउट ऑफ द टोटल 50 करोड़. सो 18 डिवाइडेड बाय 50, 36%. एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया. यहाँ पे 80 करोड़ होना चाहिए. अगेन हमने 50 कर लिया. 18 डिवाइडेड बाय 80%, दिस कम्स टू 22.5. सो यहाँ क्लियर है कि ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है. कौन कौन? TCL एंड GSL. सो TCL and GSL, these are associated or not? These are not associated enterprises. So एक बात हो सकती है, यहाँ पे आपका दिमाग दौड़ना चाहिए. अगर TCL और SL जो श्रीलंका में है ये एसोसिएटेड है, एट द सेम टाइम TCL एंड GSL जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है, यहाँ पे हम एक मेथड का अनुमान बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं, वो है कप मेथड. क्योंकि यहीं पे आपको सीधे सीधे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मिल सकता है विथ अ रिलेटेड पार्टी एंड विथ नॉट अ रिलेटेड पार्टी. ये आपका दिमाग स्पीड में वर्क करना चाहिए. द पेड अप कैपिटल which holds, okay, the voting power in both the companies are directly proportional to the number of shares held. इसी के लिए हम straight away associated enterprises का background बना सकते हैं. ठीक है, डन. रॉयल्टी रिसीप्ट्स मतलब कुछ इनकम आ रही है. डी इनकॉर्पोरेशन इज करंटली पेइंग रॉयल्टी ऑफ 2 मिलियन USD पर एनम. जैसे ही आपको USD बोला तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन रेट भी देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन रेट कहाँ है. और प्रॉब्लम में यहाँ आपको स्ट्रेट अवे कन्वर्जन रेट दिया हुआ है. So D Incorporation is currently paying a royalty of $2 million per annum to TCL for supply of their know-how. मतलब TCL, ध्यान से सुनना, TCL क्या करता है? TCL अपना नो-हाउ सप्लाई करता है. किसको अपना वो नो-हाउ सप्लाई कर रहा है? TCL अपना नो-हाउ सप्लाई कर रहा है D Incorporation को. So TCL प्रोवाइड कर रहा है किसको? डी इनकॉर्पोरेशन को नो हाउ प्रोवाइड किया जा रहा है. बहुत अच्छी बात है. और नो हाउ के बदले में इसको क्या मिल रहा है? रॉयल्टी मिल रहा है. जिसके तहत हम एक और चीज कह सकते हैं, ये दोनों भी कौन हो गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. सो अब तक अगर 3 इनकॉर्पोरेशंस की बात करूं जो यहाँ पे दी हुई है, TCL और SL एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हुए, TCL और GSL एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है, बट डी इनकॉर्पोरेशन एंड TCL एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है. क्योंकि 92A की अगर हम बात करें तो अगर कोई नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को तो यस, वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाता है. So for similar supply of know-how to Epsilon LLC, a wholly owned government company in Japan, TCL receives an annual royalty of $3 million USD. तो यहाँ पे हमें एक और चीज बताई गई है. यहाँ पे भी अगेन कप मेथड का हिंट दिया हुआ है कि हम एक और कंपनी जो जापान के अंदर में है, गवर्नमेंट ओन कंपनी एप्सिलॉन, हम उसको भी सेम नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, बट वो हमें $3 मिलियन देता है, जबकि हमें हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से $2 मिलियन रिसीव हुए. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपने अपनी इनकम कम शो करी होगी. कितने से? बाय $1 मिलियन USD से आपने इनकम कम शो करी होगी, और इसीलिए टीपी प्रोविजन अप्लाई की जा सकती है. सो मोटा मोटी तौर पे यहां तक के तो अभी तक प्रॉब्लम ट्रांसफर प्राइसिंग का दिख रहा है. केस 8 अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है, और मैक्सिमम केस स्टडी आप पता करके चल लीजिए, आप देख लीजिए, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से ही मिलने वाली है या फिर ट्रिटीज से मिलेगी. मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है फॉर जुलाई 20 एंड नवंबर 20. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक्सपोर्ट सेल्स डेटा जो हमने एक्सपोर्ट्स किया है, हम कौन? TCL, जो हमने एक्सपोर्ट्स किया है उसके कुछ डेटा दे रहे हैं. एक्सपोर्ट सेल्स आर मेड फ्रॉम SEZ यूनिट ऑफ TCL. जो एक्सपोर्ट हुआ है वो TCL से हुआ है, मतलब 10AA का बेनिफिट TCL जरूर क्लेम करता होगा, SEZ यूनिट वाला. द मैनेजर ऑफ एक्सपोर्ट डिविजन हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ आइडेंटिकल गुड्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, TCL ने SL को दिया, TCL ने SL को दिया 8 लाख क्वांटिटी, 8 लाख मेट्रिक टन, जिसका CIF रेट लगाया 11,800. वहीं GSL को दिया 12,000 रुपए में. एक बात यहां पे समझने लायक, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है और ये नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है. तो क्लियर कट यहां पे दिख रहा है 200 रुपए जो चार्ज किए ये
कम चार्ज किए हैं। सो 200 रुपीज कम चार्ज किया गया है किससे, अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, यानी 200 रुपए का डिफरेंस यहां पे क्लियर कट दिख रहा है पर मेट्रिक टन के पीछे। ठीक है, XY इनकॉर्पोरेशन को 3 lakhs दिए गए हैं, जबकि AB LLC को 2 lakhs दिए गए हैं गुड्स एट द फॉलोइंग प्राइस 11,900 and 11,700. XY and ABC are unrelated third parties located in non-jurisdictional area. ओ हो, यहाँ पे NJA की भी बात आ गई, नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया 94A के तहत डील कर रहे हैं। नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया मतलब ऐसा एरिया, नॉन जुरिस्डिक्शनल मतलब ऐसा एरिया जो हमारे साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता। नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया से अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वो जो 3% या 1% का आपको टॉलरेंस रेशो रहता है, वो टॉलरेंस रेशो आपको मिलने वाला नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी पार्टी जो NJA में वर्क कर रही है उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं, आप डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माने जाते हो, आप स्ट्रेट अवे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाता है और आप लोग के बीच का रिश्ता एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का रिश्ता होता है। एट द सेम टाइम आपका टीपी कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब क्लियर कट यहां पे दिख रहा है कि 3 कैलकुलेशंस में आएंगे, एक एसएल को जो ट्रांजैक्शन किया वो आएगा, XY को जो ट्रांजैक्शंस किया वो आएगा, ABC LLC को जो ट्रांजैक्शंस किया वो भी इसके अंदर में कवर होगा। यानी जब भी हम लोग टीपी कैलकुलेट करेंगे 3 डिफरेंसेस 3 कंपनी के ऐड होंगे, क्योंकि यहां पे क्लियर कट दिया हुआ है XY इनकॉर्पोरेशन एंड ABC LLC क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बाय डिफॉल्ट में माने जाएंगे बिकॉज दे आर लोकेटेड इन NJA, नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया। अच्छा जी साहब, सो अब तक हम लोगों ने बात करी कुछ सेल्स की, कुछ रॉयल्टी रिसीट्स की जो उसको हो रही है। अब कुछ बात करते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स की। एक्सटर्नल बोरोइंग से इंपैक्ट पड़ने वाला है क्या? यस, हमें एक्सटर्नल बोरोइंग से भी इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि 92A में लिखा है कि अगर बोरोइंग आपकी होती है एक लिमिट के ऊपर तो भी आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माने जाएंगे 92A के क्राइटेरिया में। तो आइए पढ़ते हैं। TCL हैज बोरोड हैज बोरोड हमने लिया है, हैज बोरोड अ सम इक्विवेलेंट टू 200 करोड़ फ्रॉम Danubes Incorporation Dubai, okay, on 12th April. On this date the asset proportion of TCL was as under. उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू, आपको ये दो चीजें दी हुई है। ठीक है, तो आपको इसकी मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, आपको इसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है, दोनों को हम कंसिडर करके चलते हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, Danube has charged interest at the rate of 8% and TCL has paid interest of 16 crore for the year ended 31st March. Though the normal lending rate is 7% to the other entities. Oh ho, ये देखो इंस्टीट्यूट ने आपको यहां पे घुमाने की कोशिश की है। और अगर किसी के पास यहां पे कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा ना मेरे भाई, वो कंफर्म यहां पे गिर जाएगा, कंफर्म गिर पड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज अगर नहीं रहा। क्या करने की कोशिश की है? देखो, आपको घुमाने की कोशिश की है। सबसे पहले बोला है कि आपकी बोरोइंग्स है 200 करोड़ रुपीस। ठीक है, आपको घुमाने की कोशिश की है यहां मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू। बच्चा यहां पे घूमता रहेगा, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ के कितने प्रोपोर्शन में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस पढ़ लेना, 92A में लिखा है। पॉइंट वहां लाई नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट ने आपको घुमाने की कोशिश कहां की है। आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 8% के हिसाब से, आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 8% से हिसाब से, जबकि आर्म लेंथ इंटरेस्ट है 7%। आर्म लेंथ इंटरेस्ट कैसा है बेटा? 7% आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज किया है 8% के हिसाब से। अब अगर आप 7% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मान लो टीपी आर्म्स लेंथ 7% लेकर के आप चार्ज करेंगे, तो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर जो क्लेम किया होगा वो 8% के हिसाब से किया होगा, हाँ या ना? हाँ। अब आप क्या करोगे, इसे अगर 7% कर दोगे तो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपको सेक्शन का प्रोविजंस अगर याद होगा, 92 चार्जिंग सेक्शंस अगर आपको याद हो गए, तो कहता है अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगाने से, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगाने से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है या लॉस एक्सीड करता है, आपका प्रॉफिट
रिड्यूस होता है या लॉस एक्सीड करता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। और इंस्टीट्यूट ने आपको यहां घुमाने की कोशिश की है। इंस्टीट्यूट आपको यहां पे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। इंस्टीट्यूट यहां पे ये देखने में इंटरेस्टेड है कि क्या तुम ये एक छोटा सा हिंट पकड़ पाओगे कि नहीं, बहुत छोटा सा हिंट है। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको एप्लीकेशन करना सही आना चाहिए। आपको हर चीज का एक छोटा सा बेसिक अकाउंटिंग एंट्री भी जमता होगा ना, तो आप बहुत अच्छी से कर लोगे मेरे भाई। 8% के हिसाब से तुमने क्या किया है, चार्ज किया होगा, जैसा कि ये कह रहा है 8% के हिसाब से 16 करोड़ रुपए चार्ज किया होगा। 7% के अगर हिसाब से तुम करोगे तो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे इनकम बढ़ जाएगी, और सर आपके प्रॉफिट के ऊपर इसका क्या पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको देखना है कि कहीं प्रॉफिट तो कम नहीं हो रहा या लॉस इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं आंसर लिखना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। इन ल्यू ऑफ फॉलोइंग आंसर, अगर आपने देखा होगा इसके पहले की जो केस स्टडीज थी ये बहुत बड़ी बड़ी थी। ये जो केस स्टडी है ये रीसेंट न्यू केस स्टडीज है जो एमटीवी वगैरह में दी हुई है मॉड्यूल ने, इंस्टीट्यूट ने, और वो हम लोगों ने कंसिडर किया है। रिलेटिवली अब जो केस स्टडीज आती है वो छोटी छोटी आती है। पहले 50 मार्क की केस स्टडी आती थी, अब 25 मार्क की केस स्टडीज आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट 5-6 मिला के पूछे जाते हैं। सो आइए क्वेश्चंस डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, इस पे जाने से पहले मैं आगे जाके देख लेता हूं कहीं कुछ एग्जिबिट तो नहीं दिया है जैसा कि पुरानी केस स्टडीज में दिया होता था। नो, इसमें कोई एग्जिबिट नहीं है, और यहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, मतलब हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ डील करना है। ठीक है, स्टेट विथ रीजन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखिए कहां से चालू हो रहा है, क्वेश्चन चालू हो रहा है स्टेट विद द रीजन करेक्टनेस और नॉट, मतलब आपका आंसर हमेशा स्टार्ट होना चाहिए वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। यहां पे आपका आंसर इस तरीके से चालू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, वो स्टॉप। जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कई बार इंस्टीट्यूट आपको फालतू घुमाने की कोशिश करती है। आप पूरे ऊपर से नीचे तक के आपने केस स्टडी पढ़ा, हर जगह या तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस या कप मेथड के बारे में बात कही गई थी। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का एक छोटा सा हिंट भी नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ही एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर दिया है। तो द मोमेंट आपको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट ढूंढना कि कहां है। कैसे ढूंढ सकते हैं आप बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। आप अगर मेरा बुक यूज कर रहे होंगे या इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूज कर रहे होंगे तो आपको वहां पे इंडेक्स में जाना है, इंडेक्स में जाकर के एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट ढूंढना है। अगर आपको याद हो तो क्लास में मैंने आपको बोला था हर टॉपिक का इंडेक्स बनाना है, और आई एम श्योर आप लोगों ने बनाया होगा। तुरंत जाइए, चैप्टर मिलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और उसके रूल देखे थे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फटाफट उधर जाना। मैंने फॉर द टाइमिंग यहाँ पे ओपन करके रखा है। हम गए यहाँ पे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर मैंने ओपन किया। बाय डिफॉल्ट में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने भी अब तक ओपन कर दिया होगा। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और इसके इफेक्ट के ऊपर बात चल रही है। 92 सीसी एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। मैंने अब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पर मैंने हेडिंग देख करके फटाफट वहां पे पहुंच गया हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि क्या क्वेश्चन है। चेक, advance pricing agreement entered into by the assessee cannot be revised by CBDT suo motu। आपने जो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर किया है उसको सीबीडीटी रिवाइज नहीं कर सकता, बट ओनली अपॉन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है क्या? पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है क्या। अगर इसका जवाब हाँ हो तो दूसरा सवाल आता है कि कौन इसे रिवाइज कर सकता है। इसका जवाब मैं आपको बता दूं, रूल 10Q में मिलेगा। आप अगर ये रूल देखने जाएं जो हमने बुक के अंदर में लिखा है, रूल 10F to 10T, इसमें आपको 10Q सर्च करना पड़ेगा, वहां पर रिवीजन लिखा होगा, और मैंने बहुत इजीली आपको साइड में इसका हेडिंग भी दे करके रखा है। ये देखिए यहां दिख रहा है रूल 10Q रिवीजन ऑफ APA। इस हेडिंग से ही आपको यहां आ जाना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको इतना पार्ट यहां पे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतना पार्ट आप रिप्रोड्यूस करेंगे आंसर्स के अंदर में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अगर मार्क्स कम होंगे तो डायरेक्ट आंसर वाला पार्ट लिखो, अगर मार्क्स ज्यादा होंगे
तो ये पूरा रूल 10Q आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मैं फटाफट आपका रिवीजन करवा देता हूं। रूल 10Q क्या बोलता है कि रिवीजन हो सकता है क्या? हाँ, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का रिवीजन हो सकता है। कौन कर सकता है सर? दोनों कर सकते हैं। स्यूमोटो भी हो सकता है सर। स्यूमोटो कौन करेगा? इसको करते हैं सर डीजीआईटी इंटरनेशनल टैक्स। डीजीआईटी जो इंटरनेशनल टैक्स के होते हैं वो इसे रिवाइज करते हैं, एंड साथ साथ में असेसी अगर एप्लीकेशन देता है तो भी रिवाइज हो सकता है। रिवीजन वाला क्लॉज क्यों आया था, मैंने क्लास में इसके पीछे की हिस्ट्री बताई थी, मैं फिर एक बार बता देता हूं। क्योंकि कई बार जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं या इंटरनेशनली कोई टैक्स लॉज चेंज होते हैं तो एक क्लॉज रिवीजन का इसमें होना चाहिए। और हर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, अगर आप ओईसीडी की गाइडलाइंस देखेंगे, हर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। और इसी के तहत क्या अग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है? यस। कौन कर सकता है? स्यूमोटो डिपार्टमेंट भी कर सकता है, एज वेल एज असेसी भी कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखते हैं। एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय असेसी कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय सीबीडीटी स्यूमोटो। सही है या गलत है? पूरा गलत है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसे सीबीडीटी भी कर सकता है, दैट इज डिपार्टमेंट, सीबीडीटी भी कर सकता है और असेसी भी कर सकता है, राइट। आइए प्रोविजन पढ़ लेते हैं 10Q पे और फिर देखेंगे। द अग्रीमेंट कैन बी रिवाइज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए मैं आपको बता रहा था क्यों, कब कब चेंज हो सकता है। पहला, दैट देयर इज अ चेंज इन क्रिटिकल अजम्पशंस और फेलियर टू मीट अ कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच अग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड। अगर कोई क्रिटिकल अजम्पशन था डीटीडब्ल्यूए के अंदर में या ट्रांसफर प्राइसिंग अग्रीमेंट्स के अंदर में या स्पेसिफिकली एपीए के अंदर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई कंडीशन थी जिसके बेस पे अग्रीमेंट बना था या कोई क्रिटिकल अजम्पशन जो हमने एपीए कैलकुलेट करने के लिए लिया था वो चेंज होता है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड, देयर इज अ चेंज इन लॉ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर इंटरनेशनली कोई लॉ चेंज होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ओईसीडी इंडिया अब मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर चुका है, साइन कर चुका है। ओईसीडी के तहत जब भी कोई चेंज होता है तो हम ऑटोमेटिकली हमारे जितने अग्रीमेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसी के तहत क्या किया जा रहा है, आपका चेंज हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंपीटेंट अथॉरिटी इन द अदर कंट्री। अदर कंट्री की कोई कंपीटेंट अथॉरिटी आपसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करती है कि आपको ये जो अग्रीमेंट है इसे क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है, तो आप ये कर लेंगे। एन अग्रीमेंट में भी रिवाइज, ये इस लाइन के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। एन अग्रीमेंट में बी रिवाइज्ड बाय द बोर्ड ईदर स्यूमोटो और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द असेसी। मतलब सिर्फ असेसी नहीं होगा, बोर्ड के तहत भी हो सकता है। वहां पे बोर्ड लिखा है, बोर्ड का मतलब क्या है, सीबीडीटी। So an agreement may be revised by board either suo or on request of the assessee or the competent authority in India or DGIT. सीधे शब्दों में बोर्ड और कौन? Yes, assessee. The agreement shall not be revised unless an OBH, that is opportunity of being heard, is given. Obviously बात है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए, इसीलिए opportunity of being heard देना जरूरी है रिविजन करने से पहले। The revised agreement shall include the date till which the original agreement is to apply and the date from which revised agreement is to apply. अब यहाँ पे केस स्टडी में कितने मार्क्स पूछे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन क्या है वापस से देख लेते हैं। एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय असेसी कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय सीबीडीटी स्यूमोटो। ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट? इनकरेक्ट सर। आइए आंसर देखते हैं। The statement is incorrect. An agreement after being entered may be revised. Word क्या लिखा है देख लीजिएगा, may be revised by a board either suo by board either suo or on application made or the competent authority or the DGIT international tax in appropriate situation given as per rule 10Q. So might be यहाँ पे क्वेश्चन के मार्क्स कम रहे होंगे इसीलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बट अगर मार्क्स ज्यादा होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा आप पूरा का पूरा मेरे नोट्स उठा करके वहां पे डाल सकते हैं। फिलहाल जो बच्चे मेरे साथ क्लास किए हैं देख रहे हैं, लिख दीजिए पेज नंबर 5.22 जहां पे इसका आंसर लिखा है, राइट। मैंने आपको ये चीज करनी सिखाई थी ताकि आप ऐसा कोई केस स्टडी डायरेक्ट आ जाती है तो आप उसको कर सकें। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर रूल 10MA, अंडर रूल 10MA2, 10MA अगेन बात करता है किसकी, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केस स्टडी का और क्वेश्चन का कहीं दूर दूर तक के लेन देन नहीं है। तो मैं जैसा कि हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल टैक्स में। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, केस स्टडी से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिकली। अंडर 10MA अगर आप बच्चे मुझे कहते हैं 2019 2018 के भी केस स्टडीज बहुत हार्ड आई है, मैं उन बच्चों को कहता हूं कि अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने पूरा कॉन्सेप्ट बेस पूछा है। हाँ, आपको घुमाने की बहुत कोशिश की है, अगर आप यहां देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी आपको घुमाने की बहुत कोशिश की गई है।
समझ में आ रही बात? आपको घुमाने की अच्छी खासी कोशिश की गई है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बहुत डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी केस स्टडीज. सो लेट्स चेक. अंडर 10MA there is a condition that return of income for the relevant rollback year. अब ये क्वेश्चन रोलबैक पे पूछा है, एडवांस प्राइसिंग. मतलब देखो, एक ही केस स्टडी के अंदर आपसे टीपी भी पूछेंगे, रोलबैक भी पूछेंगे, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट भी पूछेंगे. सो ये क्वेश्चन है रोलबैक. अगेन आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि रोलबैक हमने कहां पढ़ा है. रोलबैक हमने पढ़ा है अगेन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में. जनरली एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट 5 साल के लिए बनता है जब से ये एंटर किया जाता है. हालांकि रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करके ये पिछले 4 सालों पे भी अप्लाई किया जा सकता है ड्यूरिंग द असेसमेंट. इसे हम कहते हैं रोलबैक प्रोविजन. So all rollback year or has been or is being furnished by the applicant before the due date specified under 139(1). Hence, the applicant who has filed the return under 139(4) or 139(5) of the Act would not be eligible for rollback provision. मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं. अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि मैं एक सर्कुलर इंक्लूड कर रहा हूं, सर्कुलर नंबर 10 2015. आप में से कई लोगों ने क्लास में, जो लाइव क्लासेस में थे, उनने मुझसे पूछा भी था कि सर हम 2019-20 के अंदर में 2015 का सर्कुलर क्यों पढ़ रहे हैं. मैंने आपको कहा था कि ये रोलबैक से रिलेटेड एफएक्यूज है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट ने इशू करी है और मैंने जानबूझ के नॉलेज पर्पस के लिए इसे इंक्लूड किया हुआ है. आई डोंट नो, कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी दिए थे कि सर हम कोई पर्टिकुलर बुक रेफर कर रहे हैं, उसके अंदर ये नहीं है. मैंने उन्हें बोला था बेटा आप पढ़ के रखो, क्योंकि मैंने ये केस स्टडी ऑलरेडी पढ़ी थी. मैंने देखा था इंस्टीट्यूट ऐसी हर चीज को पूछ रहा है, राइट? और वो चाहता है आपसे उतना प्रैक्टिकल नॉलेज. अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कहां का बेस्ड है. ये पहला क्वेश्चन है उसी सर्कुलर का. मैं दिखाता हूं आपको. अगर आप जाएंगे रोलबैक प्रोविजन, यहां पे हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 5.23 से, और आप यहां पे सर्कुलर नंबर 10 2015 देखोगे तो सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठा करके वहां रख दिया. ये एफएक्यू था जो इंस्टीट्यूट जो सीबीडीटी से पूछा गया था, और यही एफएक्यू आपके सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में आ गया. मतलब इंस्टीट्यूट आपसे वो लेवल, वो डेप्थ, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रही है जो प्रैक्टिस में काम आए. वही क्वेश्चन है एज इट इज. आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए मेरे साथ. ये सर्कुलर हमने डाला था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज अ कंडीशन दैट रिटर्न ऑफ इनकम. मैं आपको बताता हूं क्या होता है. जब भी हम लोग एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कर रहे होते हैं या रोलबैक कर रहे होते हैं, तो रोलबैक का हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है. उन हर सालों का, जिस सालों का हम रोलबैक अप्लाई कर रहे हैं, उन सालों का रिटर्न हमें भरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रिटर्न. दूसरी बात, ये मॉडिफाइड रिटर्न जो हमें भरने होते हैं, या जो ये रिटर्न हमें भरने होते हैं, ये 139(1) की ड्यू डेट में भरने होते हैं. मतलब रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड ऑन टाइम, जिसका अनदर मीनिंग है इट शुड नॉट बी अ बिलेटेड रिटर्न. अब यहां पे दो सवाल पूछे गए, 139(4), 139(5). याद दिला देता हूं, 139(4) बिलेटेड रिटर्न की बात करता है, जबकि 139(5) रिवाइज रिटर्न की बात करता है. याद दिलाता हूं और कुछ, बिलेटेड रिटर्न है, क्या रोल बैक हो पाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि प्रोविजंस बहुत क्लियर है. मॉडिफाइड रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139(1). विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139(1). तो आपका मॉडिफाइड रिटर्न जो होगा ये 139(1) के टाइम लिमिट में होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर ये एक बी लेटर रिटर्न है तो रोल बैक पॉसिबल नहीं है. अब दूसरे सवाल पे आते हैं, 139(5) रिवाइज रिटर्न. एक रिटर्न रिवाइज तभी हो सकता है जब ये विद इन टाइम फाइल किया गया हो या 139(4) के क्लॉजेस में फाइल किया गया हो. हालांकि स्पेसिफिकली अगर हम एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की बात करें तो यस, इसका जो रिटर्न है ये टाइम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए. सो अगर रिवाइज रिटर्न की अगर हम बात करें तो यस, आपको क्या करना होगा, रोल बैक अलाउड होगा. पर अगर उस साल का रिटर्न बी लेटेड रिटर्न होगा तो उस साल का रोल बैक आपको अलाउड नहीं होगा. ये इसका आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, और अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो ये शॉर्ट में हमने करके दिया था. इस पूरे क्वेश्चन का शॉर्टकट हमने यहाँ पे बना के दिया था. रिवाइज रिटर्न है, रोल बैक पॉसिबल है, बी लेटेड रिटर्न था उस साल का जिस साल का हम रोल बैक चाह रहे हैं, तो फिर रोल बैक पॉसिबल नहीं है. अब क्वेश्चन यहाँ आके पूछ लेते हैं. यहां आके अगेन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको हर साल के मॉडिफाइड रिटर्न भरने हैं, बट रिटर्न अगर 139(4) में हुआ होगा तो क्या, और 139(5) में हुआ होगा तो क्या. आंसर पार्टली करेक्ट होगा. 4 का अलाउड नहीं होगा, 5 का अलाउड होगा. बी, द स्टेटमेंट इज पार्टली करेक्ट. If the return is filed under 139(1) is revised, then the return of income under 139(4) Act replaces the original return filed under 139(1). Hence, if there is a return which is filed under 139(5), यानी बात कर रहे हैं हम रिवाइज रिटर्न की, to revise the original return
filed before the due date under the explanation 2 of 139(1), the applicant would be entitled to the rollback provision. However, rollback provision will not be applicable if the return of income is filed under 139(4), because it is a return which is not filed before the due date. आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं. मेरे अब इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं. आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं जो बी रिलेटेड है, पर रोल बैक नहीं हो पाएगा. इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा. फर्दर, इफ अ रिटर्न इज filed under 139(4) which is revised in 139(5), then revised return replaces the belated return, in which case the applicant would not be entitled to rollback. जैसे कि मैंने कहा, वो प्रोविजन इतना ही इन डेप्थ नॉलेज आपको कवर होता है. मैंने असेसमेंट प्रोसीजर्स के भी रिवीजन डाले हुए हैं. असेसमेंट प्रोसीजर के रिवीजन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वहां पे देख सकते हैं. पीजीबीपी के भी रिवीजन डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं. और मैं प्लान कर रहा हूं इंटरनेशनल टैक्स का, तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि आपको इतनी ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगने वाली है. यस, एंड बिलीव मी, देयर इज नो शॉर्टकट. जब आप लॉ पढ़ते रहते हैं तो इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं हो सकते. कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते वक्त आपको शॉर्टकट बताए जा सकते हैं, लेकिन लॉ में शॉर्टकट्स नहीं हो सकते. लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन. Where the total income of TLC is computed by assessing officer applying the provision of 115 JB. ओहो, देखिए, केस स्टडी में कहीं पे भी मैट के बारे में एक सवाल तक के नहीं किया गया था, और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैट पे पूछा जा रहा है. 115 JB डील करता है मैट के साथ. एक मिनट, असेसी कौन था? असेसी था कंपनी, तो मैट इसके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब एओ बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता है. So where the total income of TLC is computed by AO applying the provision of 115 JB, then adjustment made on account of transfer pricing will not have any impact while computing the book profit. वो कह रहे हैं कि जब AO बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मैट, ट्रांसफर प्राइसिंग्स में जो एडजस्टमेंट्स हुई है, वो कोई भी एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में वो नहीं करेगा. Assume TLC is a company which is not required to comply with accounting standard. Recent times में अगर इंस्टीट्यूट इसे पूछेगा तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके IFRS डाल देगा या इंड एस वर्ड को यूज कर लेगा. ये मैं आपको बता रहा हूं. अब सवाल उठता है कि क्या बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट्स बुक प्रॉफिट में लेते हैं या नहीं लेते? ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आपको डीटी आता होगा तो. पेपर 7 डीटी जब आप मैट पढ़ते हैं तब उस टाइम पे भी वहां पे कुछ एफएक्यूज होते हैं. उन एफएक्यूज, मैट को रिलेटेड एफएक्यूज हम लोगों ने बुक में डाला था, वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा. जो क्लास में प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने ये भी करवाया है, आप ये भी देख लेना, पर इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं. और एक बात, जब आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहते हो, जब आप क्या कंप्यूट करते रहते हो, बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहते हो, आप सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट्स कर पाओगे जितना एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी में दिया हो. मतलब ओनली रेलेवेंट चीजें जो बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए दिया गया है आपको वही अज्यूम करना होता है. इसके अलावा आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती. इस बारे में हमने एक और केस लॉ भी पढ़ा था, अपोलो टायर्स का, जो कहता था ओनली स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड, नो न्यू एडजस्टमेंट्स कैन बी प्रपोज्ड बाय एओ. तो सवाल ये है कि क्या मैट के कोई भी एडजस्टमेंट्स उन एडिशंस या डिलीशंस में आता है क्या? आंसर इज नो. मैट का कोई भी एडजस्टमेंट्स वहां पे नहीं आता, जिसका क्लियर कट मीनिंग है कि यस, अगर एओ 115 जेबी का कैलकुलेशन कर रहा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग की कोई एडजस्टमेंट उसको करने की जरूरत नहीं है. तो ये मिक्सचर था किसका? 92 ट्रांसफर प्राइसिंग का प्लस 115 जेबी का, दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा गया था. क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की रहेगी तो बिल्कुल हो जाएगा. 115 जेबी जितना एक्सप्लेनेशन 1 में बोला है बस उतने ही एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट्स पॉसिबल नहीं है. राइट? सो what would be your answer if TLC is required to comply with Ind AS? अगर Ind AS के साथ TLC को कंप्लाई करना होता तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता? क्या आंसर इज नो. कुछ भी आंसर चेंज नहीं होता. मेरा आंसर वही रहता. उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि पूरे मैट के प्रोविजन में 115 जेबी में कहीं पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट्स है ही नहीं. ये दोनों सेपरेट कोड है, मैट ऑल टुगेदर सेपरेट कोड है, तो वो इसके अंदर में आता नहीं. चलिए आंसर देख लेते हैं. मेरा जवाब इनकरेक्ट, मेरा जवाब करेक्ट के ऊपर है. आइए वर्ड पढ़ते हैं.
For the purpose of computing book profit for levy of minimum alternate tax, the profit shown in the statement of profit and loss account in accordance with the Companies Act can be increased or decreased only by the addition and deduction specified in explanation 1 to section 115 JB. हम सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे जितने 115 JB में कहे गए होंगे. Therefore, transfer pricing adjustments cannot be made while computing book profit. मैं सभी बच्चों को सीए फाइनल वालों को बताना चाहता हूं कि ये सेम क्वेश्चन पेपर 7 में मैट में पूछा था. सेम क्वेश्चन 2 बार मैट में पूछा गया है, तो आप ये क्वेश्चन को तो बाकायदा याद ही रख लेना. नो, द आंसर विल नॉट चेंज इवन इफ द टीएलसी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस एडजस्टमेंट्स. अब मैंने इंड एस कहा, इवन देन द एडजस्टमेंट्स नीड टू बी मेड बट नो टीपी एडजस्टमेंट्स हैज टू बी कंसिडर्ड. सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर में, हमने कर लिया कंप्लीट. उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा और कुछ कुछ चीजें याद भी आ रही होगी. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट पढ़ लीजिए. क्या देखा सर? The board of directors want to know the income likely to be computed by AO taking the note of adjustments under the TP. जैसे कि मुझे उम्मीद थी एक क्वेश्चन ये जरूर देंगे TP कैलकुलेट करने के लिए. The profit of TLC computed without taking the note of said adjustment as per the provisions of chapter 4D of the act is 32.2 करोड़. तो वो क्या कह रहे हैं? 32.2 करोड़ आपके प्रॉफिट्स है विदाउट एडजस्टिंग एनीथिंग. ठीक है सर. assume that there is no transfer pricing agreement and TLC has opted not to subject to safe harbor. तो TLC ने safe harbors के अंदर में नहीं जा रहा है और आपने कोई एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट नहीं लिया है. सादे सिंपल तरीके से आपको टीपी कंप्यूट करने बोला है, बस इतना ही है. घबरा मत जाना, आपसे बड़े सिंपल तरीके से पूछा गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग निकालो. अज्यूम कर लो हमने ना कोई एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट लिया है ना कोई सेफ हार्बर लिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस ट्रांजैक्शन. ओ क्वेश्चन के 2 पार्ट. क्वेश्चन का पहला पार्ट, हर वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको एग्जामिन करना है. ट्रांजैक्शन क्या क्या हुए? पीछे एक बोरोइंग का ट्रांजैक्शन हुआ, पीछे एक एक्सपोर्ट सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ, पीछे रॉयल्टी का ट्रांजैक्शन हुआ. हमें तीनों ट्रांजैक्शंस को देखना है, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है, लिखना है. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय टीएलसी एंड डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन. साथ साथ में हमें एप्लीकेबिलिटी भी निकाल करके देनी है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस की. ठीक है साहब, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है. ओके, जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर एक बार बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे नॉलेज देना है. जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे 4 पार्ट में सॉल्व करना है. जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे 4 पार्ट में सॉल्व करना है. पार्ट नंबर 1, जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे 4 पार्ट में सॉल्व करना है. पॉइंट नंबर 1, पहला आपको रिश्ते समझाने होंगे, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं. सभी बच्चों को पता होगा, हमने सबसे पहले जब टीपी का चार्ट भी पढ़ा था तो पहली चीज इन दोनों के बीच का रिश्ता एक्सप्लेन करना होता है. तो पहला एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं है. दूसरा, आपको मेथड बतानी होगी, कौन सी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा, उन्हें कैलकुलेट करके देना होगा कि टीपी कैसे आएगा. और चौथा, एक फाइनल कुछ अजम्पशन या अदर चीजें आपने ली होगी तो उसके ऊपर नोट देनी होगी. मैं रिपीट कर दूं, 4 चीजें आपकी टीपी के आंसर्स में आनी चाहिए अगर आपको टीपी के पूरे आंसर करेक्ट चाहिए. तो पहली चीज आपको क्या करना होगा साहब, आपको उन दोनों के बीच का रिश्ता एक्सप्लेन करना होगा. दूसरा, आपको उनकी मेथड्स बतानी होगी. तीसरा, आपको टीपी कंप्यूट करके देना होगा. और चौथा, आपको क्या करना होगा, कोई नोट या एडजस्टमेंट्स होगी तो आपको वो एक्सप्लेन करनी होगी. ठीक है, ध्यान से सुनते हैं.
मैं एक बार क्वेश्चन पे वापस जाना चाहूंगा ताकि आप लोग को कोई क्लैरिटी आ जाए। कौन कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे? सबसे पहले याद होगा तो टीसीएल एंड एसएल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे। मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इनका कैलकुलेशन जरूर आएगा। इनके कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दिया हुआ था, अगर जीएसएल एक नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो इसका जो प्राइस है यही हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस ले लेते हैं, और यही कप मेथड के अंदर में हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसिडर भी कर लेते हैं। ठीक है साहब। सो 12,000 के हिसाब से अगर 11,800 देखा जाए तो कितना एडिशन होना चाहिए? 8 लाख इंटू 200 का एडिशन आएगा, दैट इज 1600 रुपीज इन लैक्स। 1600 लैक्स का एडिशन यहां होगा। साथ ही साथ में अगर मैं यहां बात करूं एक्सेल और एबीसी, सिंस ये लोग एनजेए के अंदर में है, एनजे के ए के अंदर में जिस भी पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या मानते हैं? ये ट्रांजैक्शंस को हम लोग मानते हैं कि आपने एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किया है, विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किया है, एंड यस यहां पे 100 रुपए के हिसाब से आएगा, क्योंकि 12,000 का था, आपने 11,900 में किया है, तो यहां पे अगेन आपको 300 लैक्स रुपीस का एडजस्टमेंट यहां पे दिखेगा। यहां पे 700 मतलब अगेन यहां पे 300, टोटल 600 का एडजस्टमेंट यहां दिखेगा। 1600 प्लस 600 2200 प्लस 300 2500 रुपए का एडिशन आपको यहां पे 2500 लैक्स का एडिशन आपको स्ट्रेट अवे यहां पे देखने को मिल सकता है। इतना इजी है ये काम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। ये एडिशन आपके स्ट्रेट अवे होंगे ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ये होने वाला है। मैं अभी रॉयल्टी रिसीट्स के ऊपर बात नहीं किया हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर बात किया हूं। तो पहला आंसर्स जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको इनके रिश्ते बताने होंगे। रिश्ते बताते वक्त आपको बताना होगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन इसके अंदर में कंसिडर किया जाएगा एंड इसके अंदर में कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे। आंसर्स चालू करते हैं। Any income arising from an international transaction where two or more associated enterprises entered into a mutual agreement or arrangement shall be computed having regards to arm's length price as per the provision of chapter 10 of the act। सीधा बताया गया है टीपी का चार्जिंग सेक्शन 92। The item that are to be considered is सबसे पहले सेल्स, दूसरा रॉयल्टी और तीसरा इंटरेस्ट। ये तीन ट्रांजैक्शंस को हमको क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की, एक्सपोर्ट जो हमने किया। Section 92A defined associated enterprises and section speaks of the situation when two enterprises shall deem to be associated enterprises। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, TCL होल्ड कर रहा है 28% ऑफ द वोटिंग पावर, सिंस इट इज मोर देन 26%, SL एंड TCL आर डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो हमने जो पहली चीज करी थी वो बिल्कुल सच निकली, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। SL is a non-resident company and transactions are will be treated as international transaction। सेल्स टू GSL इन सिंगापुर 22.5% का ये सेल्स हो रहा है, हेंस GSL इज नॉट एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये भी हमारे को क्लियर था। XY एंड ABC are located in NJA, all parties shall deem to be associated enterprises, transaction shall deem to be an international transaction, and TP provision shall apply to such transaction whether 92A is satisfied or not. Hence the transaction in the question have to be tested with reference to ALP. Since GSL is not an associated enterprises, hence selling price could be 12,000 and cup method could be used। So, जैसा कि बेटा मैंने आपको कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ये केस स्टडीज कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपका इजी हो जाएगा। और मैंने तो बेटा आपको पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट ही बताया हुआ है कि ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट होता कैसे है, कौन से सेक्शन के बाद किस सेक्शन को पढ़ना है और कैसे वो मूव होगा, राइट। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस केस स्टडी सॉल्व को देख रहे हैं, तो मेरा जो ट्रांसफर प्राइसिंग का रिविजन है वो जरूर अटेंड कर लेना, यूट्यूब के ऊपर देख लेना। तो जैसा कि मैंने कहा SL, XY और ABC ये इनके प्राइस, ये आर्म्स लेंथ प्राइस, ये डिफरेंस। तो स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे इन लैक्स 2500 जो हमने निकाला वो भी क्या आ गया, एज इट इज आ गया। तो सेल से जो एडजस्टमेंट हुई वो हुई 2500 लैक्स की। ठीक है, अब आते हैं रॉयल्टी वाले पार्ट पे। D incorporation is wholly owned subsidiary of TCL, is a non-resident company,
hence they are associated enterprises. Royalty falls within the meaning of international transactions. It is payment for supply of know-how being intangible. कितने का डिफरेंस था आपको याद होगा, तो हम जो रिलेटेड पार्टी से ले रहे थे वो $2 मिलियन का था, जबकि अनरिलेटेड पार्टी को $3 मिलियन का था, तो $1 मिलियन कम किया था। $1 मिलियन के वैल्यू 70 था, तो डिफरेंस सीधा सीधा है $1 मिलियन इंटू 70, 700 लाख रुपीस का एडिशन यहां से आएगा। कितने का एडिशन आएगा? 700 लाख रुपीस का एडिशन यहां से आएगा। अब आते हैं बोरिंग पे। बोरिंग पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका एक्सपेंसेस कहीं बढ़ ना जाए, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो हमने बोरिंग की है 8% पे, जबकि एक्चुअल बोरिंग होनी चाहिए 7% पे, जो आर्म्स लेंथ प्राइस था। यही अगर हमने, अब ध्यान से सुनना, एक प्रोविजन जो आपको यहां पे याद रखनी होती है, वो प्रोविजन क्या थी? वो प्रोविजन ये थी कि अगर इस प्रोविजन को अप्लाई करके आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, इस प्रोविजन को अप्लाई करके अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपको टीपी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको टीपी प्रोविजंस क्या नहीं है? एप्लीकेबल नहीं है। अब हम अगर यहां पे बात करें तो आपने ट्रांजैक्शंस किस पे किया है? 7 इज आर्म्स लेंथ, आपने 8 पे दिया। इससे कम पे देते तो तकलीफ थी। क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए। कैसे? अभी देखिए, if one enterprises loans and advance to other enterprises of an amount of 51% or more of the book value of total asset, book value, market value नहीं, इसीलिए मैंने वहां टिक किया था 270 पे, book value of total assets of such enterprises, it would be deemed to be associated enterprises. As on the date, the amount of advance is 200 crore out of 330 crore, which means 60.6%. Hence, Danubes is a deemed to be associated enterprises of TCL, and interest payment is also covered by international transactions. Danubes Incorporation has charged 8% and TCL has paid 16 crore for the year ended 31st March. Interest rate charge to the other party is 7%. अब हमने अगर 7% कर दिया तो क्या होगा? सोच के देखिए। In the light of this, interest should be 16 into 7 by 8, that is 14 crore, and there is an excess payment of 2 crore rupees with respect to ALP. Hence, this should be added back. आपका प्रॉफिट था 32.2, 25 आया सेल्स से, 7 आया रॉयल्टी से, 2 करोड़ आपके आए इंटरेस्ट पेमेंट से, आपका टोटल ALP या आपकी टोटल इनकम जिसे हम कह सकते हैं वो बना 66.2 करोड़ रुपीस। क्या करना था? कुछ नहीं, सीधा सीधा आंसर था, सीधा सीधा आंसर था। तो जो डिस्क्लोज किया है हम उसको बिल्कुल नहीं हलाएंगे इंटरेस्ट को, सीधा सीधा आंसर था। आंसर आपका यहां पे आ चुका है। State with reason TLC can claim the deduction under 10AA in respect of transfer pricing adjustment made in respect of export sales if such adjustment to transfer pricings are made by transfer pricing officer. आपको याद होगा तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने क्या किया है? डील किया है, और हमने चैप्टर्स के अंदर में डील किया है। सेक्शन है सेक्शन 92CA सबसेक्शन 4। 92CA सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स करने पे आपकी इनकम को इंक्रीज किया जाता है, इसके ऊपर केस लॉज भी थे जिसको बाद में लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई करने से आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट्स किया जा रहा है तो आपके डिडक्शंस बढ़ाए जाएंगे क्या? आंसर इज नो। 80 IAIB में हम लोग ये डिडक्शंस इंक्रीज करते हैं, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग में ये डिडक्शन इंक्रीज नहीं होता। इस बात को मैंने आपको याद रखने बोला था, चेक कीजिएगा। As per the first proviso to section 94CA, TLC cannot, 80 IAIB yes, TP no, TLC cannot claim deduction under section 10AA in respect of income enhanced, that is 25 crore, by applying the TP adjustment where such adjustments are made by AO to determine the ALP. So again छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली कॉन्सेप्ट होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, write the most appropriate options of each of the following by choosing one of the 4 options given. Each question carries 2 mark. MCQ पे आ गए हम लोग और हर क्वेश्चन को 2 मार्क है। आपको बहुत समझदारी से सॉल्व करना होगा, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। Assume TLC has entered into advance pricing agreement on 2nd January covering transactions period from 1st April.
This was submitted to department on 19th Jan. This was submitted to department on 19th Jan. The annual compliance report of the assessment year shall be furnished within. ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस किस बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा जो लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स के अंदर में आते हैं, राइट, उन्हें क्या करना होता है, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट देना होता है। सर ये कहाँ लिखा है, आइए आइए, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है मेरे भाई, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, और हेडिंग के साथ दिया है मैंने बाकायदा। याद होगा तो हमने यहां पे शादी का प्रोसेस फॉलो किया था। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट रूल 10O की बात चल रही है यहाँ पे, और उसकी सिर्फ एक लाइन के ऊपर था। उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा यार क्या बोर कर रहा है। आप देख लीजिए मैंने क्लास के अंदर में एक पॉइंट भी अगर बताया ना तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, या वो आगे कहीं इंस्टीट्यूट उसको पूछ लेगा, और ये आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, थर्ड पॉइंट, द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट ऑफ ईच ऑफ द ईयर covered in agreement within 30 days from the due date of filing return of income or 90 days of entering into agreement whichever is later। अब इस केस में अग्रीमेंट कब एंटर हुआ है उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, तो हम 90 डेज वाला क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। 90 डेज कब से काउंट करेंगे, जब से अग्रीमेंट एंटर किया है। अग्रीमेंट एंटर कब से किया, 2 जनवरी से, और यहां से हमें 90 डेज फॉलो करने पड़ेंगे। हेंस आंसर सी। बाजू में आप लिख सकते हैं रूल 10O, रूल 10O आप बाजू में लिख देंगे, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आंसर कहां से आया है। सब कुछ आपके नोट्स में दिया है, अगर आप पढ़ लो ना तो ही आपका काम हो जाए। नोट्स में आपके सब कुछ दिया है, बस पढ़ ले मेरे भाई। Associated enterprises refers to an enterprises which participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in, or if one or more person participates directly or through one or more intermediaries in certain areas or spheres. Following is not connected areas or spheres: management, control, capital, dividend। आंसर 1 मिनट में आ सकता है अगर आप जा करके क्या कर लें, 92A पढ़ लें। 92A आपसे बात करता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आप कब बन सकते हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में मैनेजमेंट कंट्रोल बताया है, कैपिटल का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, डिविडेंड का क्राइटेरिया नहीं है, हेंस आंसर शुड बी डी। डिविडेंड जैसा कोई क्राइटेरिया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया है ही नहीं, हेंस द आंसर शुड बी डी। इसका लॉजिक ये है। क्या रेफर करना चाहिए, 92A रेफर करना चाहिए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। आइए क्वेश्चन नंबर 3, assume that TLC is entered into agreement for sale of a product to Mr. Kashyap on 21st January, who has an agreement with Deep Incorporation of Singapore in which TLC hold 40%। TLC Deep Incorporation में 40% होल्ड कर रही है, ठीक है। The transaction between TLC and Kashyap will deem to be international transaction for transfer pricing purpose if the other parameters are met। आंसर इज ए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में। मतलब अगर किसी बच्चे ने सच में पढ़ा होगा ना, उसको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। थर्ड का आंसर ही सेकंड का एक्सप्लेनेशन है। वर्ड पढ़िए, हम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसे बोलते हैं, वो रेसिडेंट हो या नहीं हो इससे कोई लेन देन ही नहीं है। वर्ड देखिए क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हम उसको बोलेंगे टू एंटरप्राइजेस विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। अब टीएलसी डीप इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने से, 40% से, ठीक है। विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी। टीएलसी कश्यप के पास गया, किसके पास गया, टीएलसी गया किसके पास, कश्यप के पास। अब मेरे भाई कश्यप रेसिडेंट हो या रेसिडेंट ना हो, ये ट्रांजैक्शन जो इन तीनों के बीच में हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट में क्या माना जाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा। तो कश्यप
का ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट में एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ हो रहा है, वेदर कश्यप इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेफिनेशन आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की पढ़ लेंगे तो भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है। Which of the following is not a transfer pricing method under 92C for computation of ALP? आइए सर, इसका आंसर ना आप सोते हुए भी दे सकते हैं। 10C रूल सेक्शन 92C रीड विथ रूल 10B आपको बताता है कि 6 मेथड है कंप्यूट करने की, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कप मेथड, राइट। एंड जो अदर बोर्ड ने स्पेसिफाई किया, इसमें कहीं पे भी अनकंट्रोल्ड प्राइस नहीं आता, तो इसका आंसर 2 मार्क फोकट के हैं, दैट इज अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। The variation permitted between the actual price charged by the assessee being manufacturer to an associated enterprises in NJA and arm's length price is nil. सर कैसे? 94A जाके पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। सर कैसी बात कर रहे हैं? सच्ची? हाँ सर, नोट्स में है ये। सर नोट्स में आपके सब कुछ दिया है। आइए मैं आपको बताता हूँ ये जवाब आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको NJA ढूंढना होगा। सर NJA आपकी बुक में कहाँ लिखा है? सर NJA हमारी बुक में लिखा है एंड में, टीपी के खत्म होते ही आपको NJA मिल जाएगा। यहाँ पे रेंज कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं, नई सेफ हार्बर रूल्स की गाइडलाइन भी आ गई है। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक के मैं आपको बता दूं, नए सेफ हार्बर रूल्स के गाइडलाइंस भी आ गए हैं जो कहते हैं कि हमें ओल्ड सेफ हार्बर रूल्स ही पढ़ने हैं, जिसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेफ हार्बर के ऊपर क्या आ जाएगा, आपको कभी भी किसी भी टाइम एक क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ हो भैया, जल्दी आओ। सर नहीं है? अरे है लाला, 2 मिनट तो रुक। प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स आपको पूरा बताया हुआ है। NJA इसका पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शैल अप्लाई एक्सेप्ट 3% टॉलरेंस कैप, 1% इन केस ऑफ होलसेल बिजनेस होता है। तो अगर आप किसी भी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो NJA में है, तो आपको जो 3% और 1% का टॉलरेंस कैप मिलता है इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वो मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन आपसे बात करता है कि जो वेरिएशन है 3% का या 1% का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंसर इज नील, नहीं मिलने वाला। यहाँ पे 5 और 7.5 सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, इसका आंसर आना चाहिए नील। 6. The applicant desiring of rollback provision of APA may furnish the request in form dash with a proof of payment of additional fees of rupees dash। बहुत सिंपल है। कहाँ है इसका जवाब? अगेन हमने नोट्स में रखा है इसका जवाब। रोल बैक को अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा और इसकी फीस क्या लगेगी। 2 मिनट में आपको जवाब ढूंढ के निकालता हूं। सबसे पहले आपको जाना है रोल बैक को ढूंढने के लिए कि रोल बैक कहाँ दिया हुआ है। रोल बैक में अगर चले जाएंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो रोल बैक प्रोविजन एक पूरा डिटेल्ड हम लोगों ने कवर करा हुआ है। उस टाइम जब पढ़ रहे थे तब आपको लग रहा था कि यार ये क्या बोर कर रहा होगा, इतने सारे रूल्स पढ़ा रहा है जबकि कोई काम भी नहीं है, मॉड्यूल में नहीं दिया था, ये मैंने आपको याद दिलाया था। ये देखिए सर, इस पे बना हुआ क्वेश्चन है वो। एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन 3CEDA विद अ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस ऑफ 5 लाख, रूल 10MA। इस पे बना हुआ वो MCQ है, याद होगा तो क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। और ये है इसका जवाब, 3 सेडा एंड द अमाउंट इज रुपीज 5 लाख, ये है इसका जवाब। और ये रहा आपके सामने प्रूफ कि क्या हम लोगों ने इन सारी चीजों को कंसिडर किया है या सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया, सब कुछ कवर्ड है। In the context of transfer pricing provision entered into by TLC, international transaction should be in the nature of, international transaction किस नेचर का होना चाहिए, परचेज, सेल्स, लीज, टैंजिबल, इंटैंजिबल। ये डेफिनेशन आपको देखने का मिलेगी। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के डेफिनेशन के अंदर में, वहां आपको कवर्ड है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लेंडिंग एंड बोरिंग की भी इसके अंदर में कवर्ड है। 1, 2, 3 अबव विथ नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। आंसर आना चाहिए डी, क्योंकि उनने वर्ड लिखा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ना कि सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग, इसीलिए
तीनों भी कवर है, चाहे वो लेंडिंग का हो, सर्विसेज का हो या लीजिंग का हो, बट ट्रांजैक्शन एक इंटरनेशनल एसोसिएटेड नॉन रेसिडेंट के साथ होना चाहिए। 8th, OECD member countries have accepted the concept of arm's length price for reaping the following benefit. वो शायद स्पेलिंग गलत हुई है, ये रीपिंग होना चाहिए, फॉर रीपिंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ओके सर। मिनिमाइज डबल टैक्सेशन, रियल टैक्सेबल प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड, आर्टिफिशियल प्राइस डिस्टोरेशन इज रिड्यूस। क्यों लाया गया था आर्म्स लेंथ प्राइस? ऑल ऑफ दी अबव। ट्रांसफर प्राइसिंग के तीनों भी बेनिफिट है, और ओईसीडी ने जो गाइडलाइंस दी थी, टेक्निकली अगर मैं आपसे कहूं तो ट्रांसफर प्राइसिंग को हम लोग स्पेसिफिक इंटरनेशनल टैक्सेशन की भाषा में कहते हैं सार। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन, जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मिनिमाइज करना डबल टैक्सेशन को, रियल टैक्सेबल प्रॉफिट को शो करना जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट के थ्रू हो सकता है, आर्टिफिशियल प्राइस डिस्टोरेशन जो अवॉइड की जा सकती है बाय स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस अग्रीमेंट। हेंस इसका आंसर ऑल होना चाहिए। Which of the following transaction falls within the meaning of specified domestic transactions? कौन कौन से ट्रांजैक्शन इसके अंदर में आएंगे? ट्रांजैक्शन रिफर्ड टू 80A, क्या ये कवर होता है? यस। एनी ट्रांसफर ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन एलिजिबल बिजनेस 80IA, ये भी कवर होता है? यस। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट अंडर 40A2B इज कवर्ड और नॉट? सर मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये दो कवर होंगे, तीसरा अमेंडमेंट था और ये कट करवा दिया गया था। ये जो था डेफिनेशन से कट हो गया था और सिर्फ दो ही कवर होंगे, 1 and 2। अमेंडमेंट के तहत 48(2)B अब इसमें कवर नहीं होता। Seems to be the last MCQ, where the TLC has maintained proper records, ये पेनल्टी वाला क्लॉज है बाबू। Proper records and TPO has made some adjustments to the ALP, thereby increasing the total income. The penalty under 270A will be nil. पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्यों का जवाब ये है मेरे भाई, 270A मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग माना जाता है, और 270A में हम लोगों ने क्लियर कट पढ़ा है कि साहब 270A के तहत अगर ALP से आपकी इंक्रीज होती है इनकम, ALP अप्लाई करने से आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जो AO ने अप्लाई किया उससे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो इसे अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाता, इसकी पेनल्टी अलग है। आपने अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए, गेम ओवर। अब इसको TP अप्लाई करके उसने इनकम बढ़ाई, ये आपकी मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी। हेंस 270A जो मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी है, उसमें जवाब आना चाहिए निल। सिम्स एक बार आंसर देख लेना, सारे के सारे कवर हुए हैं या नहीं। और यहां हमारा केस स्टडी 9 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं कि केस स्टडी जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, केस स्टडी जब हम लोग कंसिडर करते रहते हैं साहब, तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है? आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोग ले सकते हैं किससे? पेपर से। अभी भी आपको जुलाई को टाइम है। इंटरनेशनल टैक्सेस के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे प्लीज देख लीजिए, लेना होगा तो ले लीजिए। जो बच्चे नवंबर दे रहे होंगे वो फटाफट इंटरनेशनल टैक्स के लेक्चर्स ले लीजिए, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी। और मैंने आपको बता दिया कि नोट्स किस हिसाब से बनाए गए हैं, इनफैक्ट हर एक चीज इसके अंदर में कवर हो जाए। सो केस 8 हमने कंप्लीट कर दिया। यू स्टे ट्यून्ड विद अस। रिवीजन लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। बाय बाय एंड टेक केयर।